पंजाब में सतलुज फ़िल्म को बैन कर दिया गया है। इससे पंजाब में क्या माहौल है और इसको किस तरह से समझा जाए? सिखों के मन में कहीं आज़ादी के समय से ही उनमें एक कॉन्फ्लिक्ट सा है, अपने मन में दुविधा है। 1984 से 1995 तक का ये जो जसवंत सिंह हैं, इन्होंने लगातार, ये बैंक के अफसर थे, इनके मन में दर्द आया कि रोज सिख नौजवानों को कत्ल होता था, पुलिस पकड़ के ले जाती थी, उनको एनकाउंटर कर दिया जाता था, उनसे पैसे मांगे जाते थे। तो उन्होंने उस समय इस हालात को देखते हुए उन्होंने कहा कि ये क्या होगा। तो मैं समझता हूँ कि उसने बड़ी मेहनत करके 25,000 लोगों की गिनती लोगों के सामने रखी और वो शवों के पास जाके, जहाँ शमशान थे, वहां जाके उन्होंने पूछा, वहां से रिकॉर्ड उठाया, वो सारी बातें की। उसने बहुत मेहनत से इन सारी बातों को लोगों के सामने रखा। इंदिरा गांधी की हत्या के समय होम मिनिस्टर नरसिम्हा राव बने और नरसिम्हा राव नवंबर 1984 में जो इंदिरा गांधी की हत्या हुई, तो नरसिम्हा राव ही होम मिनिस्टर थे। 3 दिन इन्होंने वो सारा कुछ होने दिया जो लोग चाहते थे। जो उसके पीछे का सच तो यही है कि जो सब जानते हैं कि आरएसएस का एक बहुत बड़ा रोल था। 1975 में इमरजेंसी के दौरान उन्होंने इंदिरा गांधी के साथ जब जेल में भेजने लगे, तो उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी को कहा कि हमें जेल में ना भेजो, हम आपके लिए काम करेंगे, 20 पॉइंट प्रोग्राम के लिए काम करेंगे। उसी कारण उन्होंने संजय गांधी के लिए, और संजय गांधी ने ही चाहे जगदीश टाइटलर हो, चाहे सज्जन कुमार हो, ये सारे लोग ये आरएसएस से जुड़े थे और यही सारे के सारे लोग संजय गांधी के साथ आए और इन्होंने जो इनके कारनामे थे वो आपके सामने आ गए। अब तो इक्विटल भी हो गए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ मैं उस इशू पर भी नहीं जाना चाहता। आज भी संजय गांधी का परिवार बीजेपी के साथ ही जुड़ा हुआ है, चाहे वो मेनका गांधी हो, चाहे वरुण गांधी हो। ये तो वो बता सकते हैं कि वो क्यों जुड़े हैं, क्यों नहीं जुड़े। तो मेरा ये कहना था कि नरसिम्हा राव ने 1984 में नरसिम्हा राव थे, 1992 में भी जब बाबरी मस्जिद हुई तो 1992 में भी प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे। मुझे लगता है कि जसवंत सिंह ने उस बात को पूरी तरह खोल के रख दिया है, जो उन्होंने कहा कि संजीदा नौजवानों को तो अंदर जेलों में बंद कर दिया है और बदमाश बाहर हैं, जिससे सिखों को बदनाम किया जा रहा है और सिख बदनाम हो रहे हैं। जो आपने बात कही कि 2 दिन चली और 2 दिन के बाद बंद हो गई, शायद लोगों को, जिन्होंने वो चलाने की कोशिश की हो, उनको ये था कि शायद इससे कांग्रेस डाउनफॉल होगी, कांग्रेस के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, तो उनको लगा, और सिखों अकालियों का भी इफेक्ट जो पंजाब का इलेक्शन है उसके कारण होगा। बाद में उनको महसूस हुआ कि जो बेअंत सिंह का पोता है वो तो सरकार में मंत्री बना रहा है और अब उसको वो इलेक्शन भी पंजाब में लड़ेगा, तो उससे उनको लगा कि, तो क्योंकि ये दौरान बेअंत सिंह का था, क्योंकि उस समय नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे और बेअंत सिंह जो बिट्टू का दादा है वो बेअंत सिंह जो चीफ मिनिस्टर थे, और केपीएस गिल जो थे वो सर्वे सर्वा थे, पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी डीजीपी थे। उस समय जब किसी ने पूछा नरसिम्हा राव से कि अब पंजाब शांत हो गया, तो वो कहने लगे कि अब पंजाब बिल्कुल शांत, जो उनको करना था, उनका जो करना था हमने कर दिया, तो पंजाब शांत हो गया। राम मंदिर में हो रहा है, इसको किस नजर से आप देख रहे हैं, इसके कैसे समझ रहे हैं आप? कि मुगल सल्तनत में किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बना। कांग्रेस बीजेपी का सवाल नहीं है, राजनीतिक पार्टियों का सवाल नहीं है, यहाँ माइंड सेट का सवाल है। अगर इंदिरा गांधी को सिखों ने मारा जो कहा जाता है, तो उसके पीछे का भी सच होगा, जो मैंने नरसिम्हा राव की बात की आपके सामने। तो मैं ये समझता हूँ कि ये आधार जो है, ये जो सोच बनी है, ये सोच बहुत गलत बनी है। आपने आस्था के साथ भी खिलवाड़ किया, जिन लोगों ने भी किया, जिस ढंग से आपने मंदिर का राम मंदिर बनाया, जिस ढंग से आपने सारे काम किए, मैं समझता हूं कि ये तो हिंदुओं को सोचना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं, किस टाइप का कैसा राम आप पेश करना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त स्वतंत्र पर देख रहे हैं। आज आप देख सकते हैं कि हमारे साथ खास मेहमान है, ऑल इंडिया पीस मिशन के प्रेसिडेंट सरदार दयाल सिंह है और आज हम जो चर्चा करेंगे पंजाब से लेकर अयोध्या तक में करेंगे। पंजाब में सतलुज फ़िल्म को बैन कर दिया गया है। इससे पंजाब में क्या माहौल है और इसको किस तरह से समझा जाए? और दूसरा, जो अयोध्या में चंदा घोटाला हो रहा है, स्कैम हो रहा है, इसके पीछे क्या कहानी है? इन सबको आज हम दया सिंह जी से समझेंगे। सर, बहुत-बहुत शुक्रिया स्वतंत्र से बात करने के लिए।
अब हम ये जब समझना चाहेंगे कि ये एक फिल्म जो बनती है, पहले उसको वहां से परमिशन नहीं मिलती, सर्टिफिकेट नहीं मिलती, फिर ओटीटी में डाला जाता है और 48 घंटे के भीतर उसे हटा दिया जाता है। इसको किस तरह से समझा जाए साहब? मैं समझता हूँ हैदर जी कि अगर इसके पृष्ठभूमि में जाएं हम, तो हमें लगता है कि सिखों के मन में कहीं आज़ादी के समय से ही उनमें एक कॉन्फ्लिक्ट सा है, अपने मन में दुविधा है। और इसीलिए सरदार हुकम सिंह जो लोकसभा के स्पीकर भी रहे बाद में और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर भी थे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन जिस दिन अडॉप्ट हुआ 26/11/1949 को, वो वॉकआउट कर गए। तो उनके साथ भूपिंदर सिंह मान भी थे, 2 सिख रिप्रेजेंटेटिव थे। उन्होंने कहा कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में जो एश्योरेंसेस गांधी, नेहरू और कांग्रेस ने हमें दी थी, उनका जिक्र तक नहीं किया गया। तो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन सिखों को और मुस्लिम खास तौर पर माइनॉरिटीज को कैसे प्रोटेक्ट कर सकेगा? ये जो कॉन्फ्लिक्ट मन में रहा, वो दुविधा जो है वो सिखों में रही। मैं समझता हूँ कि जिस कौम ने 1917 में, मैं कई बार कहता हूँ कि 1917 में गांधी चंपारण से निकले, वो खिलाफत मूवमेंट के साथ खड़े हो गए। मोहम्मद अली ज़ौहर और शौकत अली उनके साथ थे। उसके बाद वो बाबा खड़क सिंह 1920 में बाबा खड़क सिंह के पास चले गए। तो क्योंकि 1919 का जलियांवाला बाग का जो प्रकरण है, वो जो त्रासदी है, उससे सिखों में एक हालात ऐसे बिगड़े कि अकाल तख्त से उसी जनरल डायर को, जिसने खून की होली खेली थी, वो उसको सिरोपा दे दिया गया। तो गुरुद्वारा सुधार मूवमेंट चल पड़ी और गुरुद्वारा सुधार मूवमेंट से वो जिसमें नेहरू भी अरेस्ट हुए, नाभा जेल में रहे। और मोतीलाल नेहरू जब उनकी जमानत करवाने गए तो उन्होंने मना कर दिया कि जब तक ये सारे नहीं छूट जाते तो मैं जमानत से बाहर नहीं आऊंगा। उसके बाद गांधी के पास जब गए तो गांधी के पास मोतीलाल नेहरू भी थे, साथ में मोहम्मद अली ज़ौहर और शौकत अली भी थे। और मोहम्मद अली ज़ौहर के कई बार मैं इन शब्दों को उन लोगों के सामने पेश करता हूँ कि मोहम्मद अली ज़ौहर ने कहा कि खालसा जी, हमारे बुजुर्गों ने हो सकता है आप पर ज्यादती की हूँ, मैं उसकी माफी मांगता हूँ। मैं अपनी और अपने भाई शौकत की गर्दन पेश करता हूँ, आपका मन करे तो काट लें। और आज ज़रूरत है हम सबको एक होने की, तभी आज़ादी और अंग्रेज हुकूमत से छुटकारा पाया जा सकता है, निजात ली जा सकती है। नतीजा ये हुआ, सिख मुस्लिम गांधी के साथ खड़े हो गए और नतीजे हमने देखे हैं कि 1947 में आज़ादी मिली और 1948 में उसी गांधी की हत्या करवा दी गई, नथुराम गॉडसे। और जो इतिहास के पन्ने, मैं उन पर ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। हत्या हुई तो मेरा ये कहना था कि हत्या इसलिए हुई क्योंकि गांधी ने मुस्लिम और सिख को आश्वासन दिए थे, वायदे किए थे कि आपके हक और हकूक के बराबर के रखे जाएंगे। तो और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी इस बात की कही गई थी। पर क्योंकि 1948 में ही गांधी की हत्या हो गई, तो उसके बाद जो सरदार हुकम सिंह जी की मैंने बात कही कि उन्होंने उन वायदों को, जिन वायदों का जिक्र गांधी, नेहरू और कांग्रेस ने किया था, उन वायदों को नजरअंदाज कर दिया गया। नतीजा सरदार हुकम सिंह और भूपिंदर सिंह वॉकआउट कर गए। उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को रिजेक्ट कर दिया। इसलिए नहीं कि वो कोई मनुस्मृति और उसके हक में थे, इसलिए रिजेक्ट किया कि जो वायदे हमारे साथ किए थे, क्योंकि विभाजन जो है या तो बंगाल का हुआ या पंजाब का हुआ। सिख और मुस्लिम, एक तरफ मुस्लिम थे तो एक तरफ सिख थे, तो दोनों जगह का बंटवारा इस ढंग से हुआ। तो वो एक त्रासदी थी। उसके बाद का भी इतिहास कोई बहुत अच्छा नहीं रहा। 1952 के बाद सारे प्रांतों में सरकार पुनर्गठन हुआ, प्रांतों का भाषा के आधार पर पंजाब को छोड़ दिया गया। उसके लिए 12 साल लगातार एक मुहिम चली पंजाब में। और क्योंकि सिखों ने ही चलाई, क्योंकि पंजाबी सूबा की बात थी। तो जो पंजाब का हिंदू था, जो आज पंजाबियत की बात करता था, उन्होंने अपने आप को पंजाबी लिखने की बजाय हिंदी लिखा। हिंदी हिंदी हिंदुस्तान का नारा लगा दिया। उससे और कड़वाहट आपस में हिंदू और सिख के बीच में आई। और 1966 में इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर बनी, तो उन्होंने 1966 में पंजाब का पुनर्गठन कर दिया। और पंजाब पुनर्गठन ऐसा हुआ जिसमें कुछ इलाके जो है वो कन्फ्लिक्ट में आ गए, हरियाणा और पंजाब के बीच में। और 1971 का जो जंग है, वो भी अगर आप देखें तो जगजीत सिंह अरोड़ा और सुबेग सिंह की हिम्मत थी, जिसके कारण, पर उनको भी नजरअंदाज, बाद में उनको भी नजरअंदाज कर दिया गया। तो 1973 में जब आनंदपुर साहब रेजोल्यूशन हुआ, तो उन्होंने उस आधार पर आनंदपुर साहब रेजोल्यूशन बनाया था ताकि राज्यों के अधिकारों का मिले, राज्यों के सारे सब के आधार, क्योंकि यूनियन ऑफ स्टेट्स है, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स।
जब यूनाइटेड स्टेट्स है तो अधिकार राज्यों के होने चाहिए, पर उसको भी खालिस्तानी और क्या क्या कह दिया। नतीजा ये हुआ कि सिखों को एलिनिएशन की तरफ ले गया। तो हालांकि इंदिरा गांधी पर मैं ऐसा नहीं कहता कि इंदिरा गांधी के बारे में मैं कई बार कहता हूँ कि 1974 में इंदिरा गांधी ने बड़े खुले दिल से अकाली दल को और उधर ज्योति बसु सीपीएम को बंगाल से उनको बुलाया। जब जेपी मूवमेंट, और जेपी मूवमेंट के बारे में सब जानते हैं कि वो आरएसएस के घोड़े पर सवार थी, तो इंदिरा गांधी को लगा कि ये जो रास्ता है ये बहुत गलत रास्ते, क्योंकि रामलीला मैदान में जो जेपी ने भाषण दिया उसका नतीजा जो हमारे उनके इंदिरा गांधी के सामने था कि ये देश के अंदर ऐसे हालात बनेंगे, तो उन्होंने इनको बुलाया। तो ज्योति बसु मान के चले गए। 23.5 साल उन्होंने अनहिंडर्ड बंगाल में राज किया। उसके कॉन्ट्रेरी अकाली दल ने ये कह दिया कि हमारी राजनीति खत्म हो जाएगी। तो उसका नतीजा जो है वो इस हालात से निकला कि वो जो त्रासदी 1984 तक हुई वो हमारे सामने। इसलिए मैंने पृष्ठभूमि इसलिए रख दी आपके सामने कि वो जो हालात बने उसके नतीजे हमने भुगते हैं। मैं समझता हूँ कि इन हालातों से गुजरना बड़ा मुश्किल था, और जो 1984 का जो ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ, मैं उसमें भी ये मानता हूँ कि अडवाणी ने अपनी किताब माई कंट्री माई लाइफ में ये भी बता दिया कि इंदिरा गांधी ब्लू स्टार ऑपरेशन नहीं करना चाहती थी। वो हमारे दबाव पर ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ और हमें उनके ऊपर प्रेशर डाला और उनको ये करना पड़ा। हालांकि इंदिरा गांधी ने 2 जून 1984 को बाकायदा तौर पर कहा कि वायलेंस को वायलेंस से नहीं, हेट को हेट से नहीं, बल्कि अपने दिलों को, नफरत को मिटाना चाहिए और हमें नजदीक लाना चाहिए। बट सम मिसगाइडेड हिंदूज इस बात के लिए मेरे ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं। तो ये 2 जून 1984 का दूरदर्शन पर उनका था। तो मैं समझता हूँ कि उसके पीछे का सच अडवाणी ने एक्सेप्ट कर लिया कि उन्होंने ये तो हमारे दबाव में किया गया। तो मिसगाइडेड न्यूज कौन थे वो भी क्लियरी हो। तो इसलिए जो 1984 से लेकर जो सवाल आपने उठाया 1984 से 1995 तक का, ये जो जसवंत सिंह है, इन्होंने राखड़ा, इन्होंने लगातार, ये बैंक के अफसर थे, इनके मन में दर्द आया कि रोज सिख नौजवानों को कत्ल होता था, पुलिस पकड़ के ले जाती थी, उनको एनकाउंटर कर दिया जाता था, उनसे पैसे मांगे जाते थे। पंजाब के ऐसे हालात बने कि पुलिस जो है उन हालातों से पंजाब गुजरा। तो ये इतने एनकाउंटर हुए, तो उन्होंने उस समय इस हालात को देखते हुए उन्होंने कहा कि ये क्या होगा। तो बहुत सारे असलम में कई लोग बाहर चले गए, कईयों का पता ही नहीं लगा, उनकी कोई रास्ता नहीं सामने नजर आया। तो मेरा ये कहना था कि ये जो जसवंत सिंह ने अपने हमारे सामने ये रखा और उसके बाद उसका भी वो कर दिया, एनकाउंटर ही हो, उसका भी पता नहीं लगा कि कैसे हुआ, क्या हुआ उसके साथ। तो उसका भी परिवार के हालात ऐसे बन गए। तो मैं समझता हूँ कि उसने बड़ी मेहनत करके 25,000 लोगों की गिनती लोगों के सामने रखी और वो शवों के पास जाके, जहाँ शमशान थे वहां जाके उन्होंने पूछा, वहां से रिकॉर्ड उठाया, वो सारी बातें की उसने। बहुत मेहनत से इन सारी बातों को लोगों के सामने रखा। तो ये किताब का कारण ये था। मैं थोड़ी सी और बात करता हूँ। एक बात किसी ने मेरे से सवाल ये पूछा जो आपने बात कही, तो मन एक बात हमें इंदिरा गांधी के हत्या के समय, इंदिरा गांधी की हत्या के समय नरसिम्हा राव, एक्चुअली इंदिरा गांधी के समय भी होम मिनिस्टर ये बन गए थे। बूटा सिंह के बाद नरसिम्हा राव बने और नरसिम्हा राव 1984 में, नवंबर 1984 में जो इंदिरा गांधी की हत्या हुई तो नरसिम्हा राव ही होम मिनिस्टर थे। 3 दिन इन्होंने वो सारा कुछ होने दिया जो लोग चाहते थे। जो उसके पीछे का सच तो यही है कि जो सब जानते हैं कि आरएसएस का एक बहुत बड़ा रोल था। और बल्कि मैंने बीच में ज्यादा उस बात को नहीं करना चाहता था, फिर भी मैं आपका बाला साहब देओरस 1975 में इमरजेंसी के दौरान उन्होंने इंदिरा गांधी के साथ जब जेल में भेजने लगे तो उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी को कहा कि हमें जेल में ना भेजा, हम आपके लिए काम करेंगे, 20 पॉइंट प्रोग्राम के लिए काम करेंगे। उसी कारण उन्होंने संजय गांधी के लिए, और संजय गांधी ने ही चाहे जगदीश टाइटलर हो, चाहे सज्जन कुमार हो, ये सारे लोग ये आरएसएस से जुड़े थे और यही सारे के सारे लोग संजय गांधी के सामने के साथ आए और इन्होंने जो इनके कारनामे थे वो आपके सामने आ गए। अब तो इक्विटल भी हो गए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ मैं उस इशू पर भी नहीं जाना चाहता। तो मैं ये समझता हूँ कि इसके पीछे आज भी संजय गांधी का परिवार बीजेपी के साथ ही जुड़ा हुआ है, चाहे वो मेनका गांधी हो चाहे वरुण गांधी हो। ये तो वो बता सकते हैं कि वो क्यों जुड़े हैं, क्यों नहीं जुड़े।
तो मेरा ये कहना था कि नरसिम्हा राव ने 1984 में नरसिम्हा राव थे, 1992 में भी जब बाबरी मस्जिद हुई तो 1992 में भी प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे। एक बात मैं आपके सामने कह दूं कि चंद्रशेखर ने जब 1984 हुआ, चंद्रशेखर की एक स्टेटमेंट आई, इफ सिक्स आर लिक्विडेटेड कंट्री कैन नॉट सर्वाइव। तो सिखों का चंद्रशेखर के साथ काफी नजदीकी आई और मैं 1991 में एक्टिव था। सत्यप्रकाश मालवीय और यशवंत सिन्हा जी मेरे नजदीकी थे। तो हमने उस समय कोशिश की कि पंजाब के हालात को किसी न किसी तरह ठीक किया जाए जिस हालात से। तो ये जो बात मैं चंद्रशेखर और उस समय की जो मीटिंग में बात हुई वो मैं आपके सामने इसलिए एक्सप्रेस कर रहा हूँ। ये जो कन्फ्लिक्ट, ये जो इश्यू है, ये साफ हो जाता है कि क्या कारण क्या था जो जसवंत सिंह कहना चाह रहा है। तो जब हम क्वीन साउथ एवेन्यू में मिलने गए तो चंद्रशेखर के सामने एक जथेदार थे, उन्होंने कहा कि हम तो ये तो खालिस्तान पर बात करेंगे। तो चंद्रशेखर ने कहा कि मैं 52 मेंबर पार्लियामेंट के साथ हूं, मैं ऐसा काम नहीं कर सकता और मैं खालिस्तान पर बात नहीं कर सकता। देश को मैं डिवाइड नहीं कर सकता, पार्टीशन दोबारा नहीं हो सकती, और कोई बात है तो हम कर सकते हैं। तो तब मैंने उनके सामने ये प्रस्ताव रखा, व्हाई नॉट द प्राइम मिनिस्टर शुड अनाउंस, प्राइम मिनिस्टर इज रेडी टू टॉक विद एनीवन ऑन एनी इशू। चंद्रशेखर जी इस बात को मान गए, पर जो चंद्रशेखर जी ने बात की, जो बात मैं कहना चाहूँ, क्रक्स ऑफ द मैटर था, तो चंद्रशेखर ने कहा कि जो सिंसियर लोग हैं, जो संजीदा लोग हैं, जो संजीदा नौजवान हैं, उनको तो जेलों में बंद कर दिया है, और जो ये सारे काम कर रहे हैं, जो लोगों के अंदर अफड़ा तफड़ी मचाए हैं, जो मार रहे हैं, जो पैसा लूट रहे हैं, जो लोगों से रैंसम ले रहे हैं, वो लोग सारे बाहर हैं। कोई ऐसा तरीका 3 महीने का टाइम रखें, 3 महीने के अंदर जो ऐसे लोग हैं उन लोगों को अंदर कर दिया जाए और जो संजीदा लोग हैं उनको बाहर निकाल लिया जाए जेलों में, ताकि बातचीत हो सके। ये 1 मार्च 1991 की बात है, जो मैं अगर नहीं भूलता हूँ, तो ये बात उस दिन हुई। तो मैं उस मीटिंग में, क्योंकि उसका सारा संयोजन मैंने ही किया था उस मीटिंग का, तो ये बात हुई और 4 दिन के बाद चंद्रशेखर जी की सरकार चली गई। तो उसके पीछे भी पता लग गया कि यहाँ का देश का जो वो मानस है, जो इस विचार का था, वो इसको चाहता नहीं था कि ये मसले हल हों। तो मैं समझता हूँ कि चंद्रशेखर जी का और वो जो मैं आपके सामने मैटर रखा, मुझे लगता है कि जसवंत सिंह ने उस बात को पूरी तरह खोल के रख दिया है, जो उन्होंने कहा कि संजीदा लोगों को, संजीदा नौजवानों को तो अंदर जेलों में बंद कर दिया है और बदमाश बाहर हैं, जिससे सिखों को बदनाम किया जा रहा है और सिख बदनाम हो रहे हैं। तो मेरा ये कहना था कि जो जसवंत सिंह खालड़ा ने कहा है, उसके पीछे का सच ये है कि जो उन्हें, अब आप देखें कि केपीएस गिल हो या बेअंत सिंह हो, और जो आपने बात कही कि 2 दिन चली और 2 दिन के बाद बंद हो गई, शायद लोगों को, जिन्होंने वो चलाने की कोशिश की हो, उनको ये था कि शायद इससे कांग्रेस डाउनफॉल होगी, कांग्रेस के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, तो उनको लगा, और सिखों अकालियों का भी इफेक्ट जो पंजाब का इलेक्शन है उसके कारण होगा। बाद में उनको महसूस हुआ कि जो बेअंत सिंह का पोता है वो तो सरकार में मंत्री बना रहा है और अब उसको वो इलेक्शन भी पंजाब में लड़ेगा, तो उससे उनको लगा कि, तो क्योंकि ये दौरान बेअंत सिंह का था। तो एक बात और मैं आप नरसिम्हा राव की बात कर दूं, क्योंकि उस समय नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे और बेअंत सिंह जो बिट्टू का दादा है, वो बेअंत सिंह जो चीफ मिनिस्टर थे, और केपीएस गिल जो थे वो सर्वे सर्वा थे, पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी, डीजीपी थे। उस समय जब किसी ने पूछा नरसिम्हा राव से कि अब पंजाब शांत हो गया, तो वो कहने लगे कि अब पंजाब बिल्कुल शांत, जो उनको करना था, उनका जो करना था हमने कर दिया, तो पंजाब शांत हो गया। तो जो नरसिम्हा राव, इसका मतलब ये एक मिली भगत थी, जिसके आधार पर मैं समझता हूँ कि ये हुआ। और बेअंत सिंह का, जो बेअंत सिंह की सरकार भी बनी, वो भी 9% वोट से मिली थी, क्योंकि अकाली दल वॉकआउट कर गया था, उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा कि हम ऐसा इलेक्शन का क्या फायदा, जब मसले ही हल नहीं होने तो इलेक्शन लड़के भी क्या करेंगे। तो ये बात है। और एक बात मैं आपके सामने और कह दूं, जो लोग ये कहते हैं कि 1984 में बीजेपी को 2 सीट मिली और राजीव गांधी को 412 सीट मिली, ये भी एक हमारे, क्योंकि आरएसएस ने पूरी तरह ये धारणा कर ली थी कि राजीव गांधी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए और हमें वोट मिले ना मिले तो सारा राजीव गांधी की जो सरकार 1984 में पड़ी, वो आरएसएस नुमा सरकार थी, प्रायोजित सरकार थी, उससे इनकार नहीं किया जाता। पूरी का पूरा आरएसएस
ये राजीव गांधी के साथ खड़ा था। अगर आप राजीव गांधी का समय देखें तो 1986 में अयोध्या का जो बाबरी मस्जिद का दरवाजा भी उसी समय खोला गया, और जब उन्होंने खोल दिया उसके बाद उस जब तक राजीव गांधी की जरूरत थी तब तक राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर रहे। जैसे ही वो दरवाजा खोला उसके बाद राजीव गांधी की जरूरत नहीं पड़ी, और उन्होंने बोफर्स का केस जो उछाला और वीपी सिंह के साथ आरएसएस आ गई, जनसंघ आ गई, तो उसके बाद जो हालात हमारे सामने हैं, तो मैं समझता हूँ कि इसके पीछे का सच जो जसवंत सिंह खालड़ा ने पेश किया है उसके पीछे का सच ये है, क्योंकि जिस हालात से वो एक त्रासदी है सिखों के सामने, तो उस त्रासदी को उसने लोगों के सामने पेश किया है, और क्योंकि उसका असर उनको लगा कहीं हमारा बैकफायर ना कर जाए, तो उन्होंने इसको बैन कर दिया। और बैन करने से एक और गलती कर गए, बैन करने से किसी भी चीज को बैन कर दो वो और उछाला ले लेती है, वो हर गुरुद्वारे में हर जगह उस को दिखाया जा रहा है, क्योंकि जो लोगों ने उसको वो तो कर ही लिया, तो अब वो दिखाई जा रही है हर एक जगह, हर गुरुद्वारे में, छोटे से छोटे गांव और वो बात चली गई, और उसका नतीजा ये हुआ कि अब उसका जो नैरेटिव क्या बनेगा ये आने वाला इलेक्शन बता देगा। जो आपने बात उठाई, मेरा ही कहना। तब हम ये भी समझना चाहेंगे, क्योंकि वो बहुत जरूरी है, आप उसको बहुत अच्छे से बेहतर से समझा सकते हैं। पिछले कुछ वर्षों से हमने देखा है कि हर तरह की फाइलें बनी है, प्रोपेगेंडा फिल्म बनी है, लेकिन एक माइनॉरिटी के दर्द की कहानी शायद एक माइनॉरिटी ही समझ पाता है। जो मुद्दा आप उठाते हैं कि मुसलमान और सिख ही एक दूसरे का दर्द समझ पाएंगे, अपने फायदे के लिए ही सरकार यूज करती। जब उसे लग रहा था कि इससे फायदा हो रहा है वो रिलीज हुई, और जब लगा कि ये बैकफायर हो सकता है वो, लेकिन माइनॉरिटी का जो दर्द है वो नहीं समझ में आता। आप एक हैदर एक बात और समझें, क्योंकि मैंने बहुत नजदीक होके देखा है, और जब 1995-96 में मैंने ये हालात को देखा, तो मैंने मेरे समझ में ये आई कि पंजाब का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो आर्य समाज और सिख समाज का टकराव। तो मेरे सामने प्रोफेसर शेर सिंह थे, जो आर्य समाज के नेता भी रहे, सेंटर में मिनिस्टर रहे, प्रताप सिंह कैरों के समय भी वो मिनिस्टर रहे, तो वो बहुत पुराने लीडर थे। उनके साथ जब हमने बात की तो नतीजा ये निकला, सिख और आर्य समाज नजदीक है। स्वामी अग्निवेश से लेके स्वामी इंद्रवेश और सारे दौलत राम सारण, शीशराम और ये सारे लोग हमारे नजदीक आए, और इस बात पर हमने चर्चा की। नतीजा ये हुआ जब हमने एक यात्रा निकाली, जन्मस्थली गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली पटना साहब से कर्मस्थली आनंदपुर साहब तक, वो आर्य समाज और सिख समाज की मिलकर एक यात्रा थी। मैं समझता हूँ जितना उस समय एक मिला, और जबकि उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, मुरली मनोहर जोशी एचआरडी मिनिस्टर थे, उस समय हमने 28 दिसंबर 1999 को 98 को निकाली, और 2 जनवरी 1999 को ये भाई मतीदास चौक शीशगंज गुरुद्वारा साहब के सामने समापन की। वो एक नजारा देखने वाला था कि इसका मतलब यह है कि लोगों के बीच में नफरत नहीं थी, लोगों के बीच में ये बातें नहीं थी, हम लोगों ने इन बातों को समझा नहीं, और नतीजा ये निकला कि हमने जिन लोगों के हाथ में पकड़ा दिया उन्होंने उसको अपने ढंग से किया। और 2005 में जब मैंने एक सेमिनार किया दयानंद महीना गुरु अर्जन देव के शहादत का 400वें वर्ष को, मैंने जब एक सेमिनार दयानंद महिला महाविद्यालय में कुरुक्षेत्र में दिया, तो वहां शीशराम ओला से लेके साहब सिंह वर्मा से लेके दौलत राम सारण, डॉक्टर AR किदवई हरियाणा के गवर्नर थे, उन्होंने उसका नाम हक के अमन दिया, और सुरजीत सिंह बरनाला गवर्नर तमिलनाडु थे, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से मनजीत सिंह कलकत्ता और भाई रूप सिंह वगैरह सब लोग उन्होंने ज्वाइन किया। एक मौका मिला, और उस 2005 का उस सेमिनार के बाद पंजाब की स्थिति बिल्कुल नजदीक होती चली गई। आपने मनमोहन सिंह की सरकार को देखा है, कितनी नजदीकियां हमारे बीच में आई। तो वो हालात एक, मैं कई बार हंस के कहता हूं कि एक मनमोहन सिंह की सरकार थी जो 70 साल में अगर सेकुलर क्रेडेंशियल कहीं देखना हो, एक्चुअल सेकुलर क्रेडेंशियल, मुस्लिम भी पास में आ गए, सिख भी पास में आ गए, जो 145 सीट के साथ मेंबर पार्लियामेंट बने थे, वो 2009 में जब इलेक्शन सामने अडवाणी खड़े थे तो 206 आ गई, जबकि वामपंथ भी बाहर निकल गया और अडवाणी को 116 मिली। तो ये समझ लेना चाहिए कि उस सरकार को भी इसलिए अन्ना आंदोलन आया, और अन्ना आंदोलन में आपने देखा होगा पहले सिखों को टारगेट हुआ तो बाद में मुसलमान टारगेट हो गया। अगर अन्ना आंदोलन के दौरान आपने देखा हो या समझने की कोशिश की हो, तो मेरे पास मुस्लिम पत्रकार आए, यही मोहन सिंह पैलेस पे ही कॉफी हाउस में बैठे थे, वो कहने लगे कि कोई
रोज पटाखा अन्ना आंदोलन के समय फूटता था, ईमेल पे किसी का नाम आ जाता था, कुछ मुसलमानों को अंदर कर दिया जाता था। ये बाटला हाउस एनकाउंटर भी उन्हीं दिनों हुए हो। तो ये बातें जब मेरे सामने आई तो मैंने कहा कि मैं एक देखते हैं लोगों के बीच में जाकर। फिर मैंने एक यात्रा की वेई नदी से गंगा नदी तक, पंजाब कपूरथला के पास गुरु नानक ने जहां से यात्रा शुरू की, ना को हिंदू ना मुसलमान, अल्लो राम के पिंड प्राण, वहां से फिर मैंने एक यात्रा की गंगा नदी तक। मेरे साथ राधा भट्ट जो गांधी पीस फाउंडेशन अध्यक्षा थी, वो भी मेरे साथ कहने लगी मैं भी चलती हूँ, मैं आप भी चलो। तो उन्होंने एक जल लिया अमृतसर सरोवर से, और उस जल को जब बनारस में गंगा नदी में डालने लगे, तो अमर उजाला ने जो खबर दी वो बहुत कमाल की थी। अमर उजाला ने कहा जैसे जल जल में समाहित हो जाता है, क्यों ना हम दिलों को दिलों में समाहित कर दें। मैं समझता हूँ कि अन्ना आंदोलन ने उस देश की जो वो जो उसके पीछे भी सच सामने आ गया कि उसके पीछे भी आरएसएस का सारा काम था। तो मैं समझता हूँ कि ये जो आपने बात कही, ये ऐसा है कि इतिहास के वो पन्ने हैं जो शायद हम समझने से, क्योंकि पहले सिख टारगेट हुआ, उसके बाद मुस्लिम टारगेट हो गया। आज के हालात में आपने देखा होगा कि अभी पिछले समय से गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत के 350 वर्ष पर मेरे मन में आया कि तिलक और जनेऊ की बात होगी, मुसलमान टारगेट होगा और औरंगजेब का नाम लिया जाएगा। तो मैंने सलमान खुर्शीद जी से जब बात की तो उन्होंने ये मेरे लिए हाँ भर ली, और इंडिया इस्लामिक सेंटर में उसका प्रोग्राम पहला हमने सेमिनार 24 अगस्त 2025 को रखा। उसके बाद 4 अक्टूबर को हमने जयपुर में रखा, और तीसरा हमने 4 जनवरी को पूना में रखा। एक नए किस्म का हमारे सामने आया। मैं समझता हूँ कि ऐसे रास्ते हमारे पास थे जिस रास्ते को हम समझ नहीं सके। शायद ये बात सरदार हुकम सिंह जी ने, जो लोकसभा के स्पीकर हैं, उन्होंने मुझे कहा था, जब तक सिख और मुस्लिम इस देश का हिस्सा है तब तक इस देश के सेकुलर क्रेडेंशियल को कोई खतरा नहीं। तो मेरा ये कहना है कि जो जसवंत सिंह खालड़ा ने जो बातें की और जो इतिहास के ये पन्ने हैं, शायद हम इतिहास को इस ढंग से पढ़ना नहीं चाहते, हम इस इतिहास को दूसरे ढंग से पढ़ना चाहते हैं, या तो राजनीतिक तौर पर पढ़ना चाहते हैं। ये कांग्रेस है, ये बीजेपी। सवाल कांग्रेस और बीजेपी नहीं होता, सवाल कम्युनिस्ट नहीं होता, सवाल माइंड सेट है। एक 3 माइंड सेट हैं जिसको गांधी ने समझा। गांधी ने हिंदुओं को, गांधी ने मुस्लिम को, और गांधी ने सिखों को एक मंच पर लाकर आजादी की लड़ाई लड़ी और आजादी ली। आज भी वो माइंड सेट है। आज ये तीनों माइंड सेट जो हैं वो अलग अलग हो गए। मेरी कोशिश ये रही कि सिख और मुस्लिम को नजदीक लाया जाए। हो सकता है कि जो सेकुलर हिंदू है वो भी हमारे सामने आए। एक बात मैंने आपके माध्यम से, एक और बात मैंने कही, आज सवाल एक अजीब किस्म का है। हिंदू ऑर्गेनाइज हुआ और हिंदू अपने आप को मेजोरिटेरियनिज्म मान रहा है, और मेजोरिटेरियनिज्म मानकर वो समझता है कि मैं मेजोरिटी में। मेरा एक सवाल मैंने उठाया, जो मैंने आर्टिकल 25 जो कॉन्स्टिट्यूशन के आधार को मैंने लेकर उठाया। मैंने कहा आर्टिकल 25 में हिंदू इंक्लूड्स बौद्ध, जैन एंड सिख। तो ये बौद्ध, जैन और सिख तो हिंदू तो कहीं था ही नहीं। हिंदू की परिभाषा कहाँ से आई, कब से इंडक्ट हुआ? उससे पहले तो वैदिक था, या सनातन के जो बात करते हैं। तो मैंने कहा हिंदू कौन है? तो हिंदू को एक्सप्लेन, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में हिंदू को एक्सप्लेन किया। जो कह दे मैं हिंदू हूं। तो आज मैंने समझता हूं कि ये बात जब हमने उठाई और आपके माध्यम से ये बातें उभर कर आई, मैं समझता हूं कि एक रास्ता खुला कि ये जो हिंदू मेजोरिटेरियनिज्म का हौवा खड़ा किया गया है, ये हिंदू मेजोरिटेरियन है नहीं। ये भी मैंने गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत के 400 350 वर्ष को सब मैं देख रहा था। तो जब तिलक और जनेऊ की बात आ रही थी, उस समय मैंने इतिहास के पन्ने देखे, मैं हैरान हुआ कि बाबर से औरंगजेब तक, गुरु नानक से गुरु गोविंद सिंह तक हमारा समकालीन इतिहास था। मुझे नहीं लगा, और मित्रवत संबंध रहे गुरुओं के, कि मैं मानता हूं गुरु अर्जन देव की शहादत और गुरु तेग बहादुर की शहादत अगर वो जहांगीर के समय हुई तो औरंगजेब के समय हुई, पर फिर भी हमारे संबंध इतने नजदीक रहे। मैं हैरान होता हूं कि कोई भी मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें नहीं बनी, बल्कि मंदिरों के साथ मस्जिदें बनाई गई। अपर का जो ब्राह्मण था वो सलाहकार था मुगल सल्तनत में। जो सेनापति थे सारे के सारे राजपूत ही रहे, और जो खजाना था वो सारा वैश्य के पास था। तो यही तिलक और जनेऊ के धारण करने थे, यही मंदिर का संचालन। तो कैसे मंदिर कोई तोड़ सकता है, और कैसे जनेऊ और तिलक को उतार सकता है किसी का? तो ये जो एब्रेशन है
ये एब्रेशन को हम समझ नहीं सके। तो मैंने इन बातों को उठाया, तब मैंने ये बात कही कि मुझे ये तो बताओ कि हिंदू किसको कह रहे हैं, Who is the- हिंदू को कौन कौन है हिंदू? हम वो हिंदू समझना चाहते हैं कि क्या ये अपर कास्ट जो ब्राह्मण बनिया राजपूत है, या 70% जो गुरुओं के साथ खड़े थे। मैंने इस सवाल को उठाया और आपके माध्यम से ये सवाल उठा, लोगों के अंदर लोगों के बीच में गया। अब लोगों चर्चा का विषय तो बन ही गया कम से कम। जी हाँ, लोग इस पे चर्चा करें। एक चर्चा सर आपके उस पर बहुत ये भी हो रही है कि आप 1984 का जो कत्लेआम है उसको भूलना नहीं चाह रहे, उसको खत्म नहीं करना चाह रहे, इसके पीछे आपकी क्या मंशा है? नहीं, आपकी बात सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि मैंने जब पृष्ठभूमि आपको बता रहा था, सिखों के मन में आया कि जब हमें इंश्योर किया गया कि आपके हक और हकूक बराबर के रखे जाएं, उनके साथ हर कदम पर इस हालात से उनको पंजाब का पुनर्गठन लेना पड़ा, तो 12 साल संघर्ष करना पड़ा। 1973 का जब राज्यों के अधिकारों की बात की, उसको आप खालिस्तानी कह गए। अब ये सारी बातें जो जोड़ तोड़ का कारण है। और उस समय कभी किसी ने सोचा था हरमंदर साहब और अकाल तख्त के ऊपर ये एक अकाल तख्त क्या, अकाल तख्त गुरु हरगोबिंद साहब के समय, जहांगीर के समय एक सॉवरन तौर पर उभर कर आया। और हरमंदर साहब, मैं कईयों को कहता हूं कि हरमंदर साहब का जो आर्किटेक्ट है वो इस्लामिक है। उसके 4 दरवाजे हैं, आने जाने का रास्ता पश्चिम की तरफ खुलता है, उसका गुंबद मस्जिद नुमा है। तो मैं ये लोगों को कहता हूं, और उसकी नींव जो है साईं मियां मीर शाही पीर ने रखी है, तो उसकी जगह जो है वो भी मुस्लिम बादशाहों ने दी है। तो मैंने कहा कि ये जो रास्ता है, ये जो दर्द भरा है, जो 1919 के बाद सिखों को 1984 के बीच में निकलना पड़ा, और ये जो 1984 का, ये तो सीधे का सीधा मुसलमानों, सिख और मुसलमान को सिख और हिंदू के बीच में कन्फ्लिक्ट, जबकि ये हिंदू भी कोई कन्फ्लिक्ट था नहीं। क्या चीज थी, क्या मांग रहे थे? क्या किसी ने खालिस्तान मांगा? मैंने बार बार कहा, किसी ने कोई खालिस्तान उनके मुंह में डाला गया, गिव अ बैड नेम टू अ डॉग एंड किल इट। आपने वो रास्ता अडॉप्ट किया। इसलिए 1984 की इस त्रासदी को सिख कभी भूल नहीं सकता। ना तो छोटा गलुगारा जो अब्दाली के समय हुआ, और ना बड़ा गलुगारा जो उस समय हुआ, और ना ही 1984 को सिख कैसे भूल सकता है, जब आप हरमंदर साहब की वो रेलवे स्टेशन पर आप उसका मॉन्यूमेंट तोड़ दें, जब, और उसके बाद सड़क के ऊपर चलते हुए और ये बताएं कि सड़क पर चलते हुए आप गुरुद्वारे के सामने से ये आवाज उठाइए, नारे लगाने लगे कि बीड़ी सिगरेट पिएंगे, शौक से जिएंगे, तो ये कौन उग्र कर रहा था? ये उग्रता जो है, आज भी जो जसवंत सिंह खालड़ा वाली बात क्यों आई, क्यों बैन हो गया? ये क्योंकि सिखों में उग्रता पैदा की जाए और सिख फिर उसी रास्ते पर चल पड़े। हमारा ये कहना है ये रास्ता ना तो सिखी अडॉप्ट करना था, ना ये सिखों के गले में ना डाला जाए, सिखों को बदनाम ना किया जाए। जब 2017 में आम आदमी पार्टी की के लिए ये केजरीवाल एंड कंपनी वहां पंजाब में गए, मुझे पता था ये आरएसएस का प्रायोजक, क्योंकि बीजेपी को सिख वोट डालता नहीं है, तो उन्होंने सोचा कि इस आम आदमी पार्टी ने क्या, उड़ता पंजाब, सिखों को उड़ता पंजाब में जो एक फिल्म लेकर आई है, उसमें इन्होंने कहा सिख ही नशेड़ी है और सिख ही गैंगस्टर है, मतलब नशे का व्यापारी भी सिख है। मैं उस समय गया पंजाब में, मैंने कहा ये कौन सा रास्ता है? सिख रहत मर्यादा में जो तमाकूवाद नशे करता है वो तो सिख पतित हो जाता है, वो तो सिख रहता ही नहीं है। तो फिर आप ये कौन सा दिखा? इसका मतलब सिखों को उग्र करने के लिए 2017 में जब मैं गया तो मैंने लोगों के सामने रखा, तो आम आदमी पार्टी जो अपने आप को सोच रही थी 90 और 92 सीट जीते गए, वो 22 सीट पर निपट गई। 2022 में कांग्रेस ने आप उनके सामने रख दिया, तो इसका मतलब वो, मैं कोई राजनीति तो करता नहीं था, ना मैं किसी के हक में और ना मैं किसी के खिलाफ। मेरे मन में तो वो दर्द था जो 1984 का दर्द था, जो मैंने चंद्रशेखर जी के सामने वो प्रत्यक्ष रखा कि इस हालात में सिखों को निकालना नहीं चाहिए। तो आज इस हालात में जब आप कहना चाहते हो तो इस हालात में कैसे सिख गुजरेगा? तो क्या आप उसको फिर से उसी रास्ते पर ले जाना? अगर पिक्चर चला भी दी तो सारी चली है, तो इसमें क्या है? वो तो फैक्चुअल है कि 25-30 हजार, अभी अकेले 25-30 हजार नहीं, ये तो हो सकता है लाख से ऊपर का आंकड़ा हो। और हिंदू जो ये कह रहे कि हिंदू बहुत, 450 का आंकड़ा पूरा हिंदू
के साथ है। वो भी किसने मारा, तो ये मैंने चंद्रशेखर जी की बात जो कही कि जब उन्होंने कहा कि बदमाश आदमी बाहर घूम रहे हैं और जो संजीदा है वो अंदर पड़े हैं जेलों में, इसका मतलब संजीदा तो कुछ कर नहीं रहे थे, जो बदमाश आपने क्रिएट किए तो उन्होंने ही आपस में कन्फ्लिक्ट, कुछ हिंदुओं को मारा होगा तो सिखों को मार दिया, तो इसका कन्फ्लिक्ट है। 12 आदमी जब लालड़ू में निकाल कर मारे गए, उस समय भी सरदार 1982 की बात है, सरदार हुक्म सिंह सुबह शताब्दी कमेटी के प्रधान थे, मैं सेक्रेटरी था, उन्होंने मुझे संत अर्चन सिंह लंगोवाल के पास भेजा था कि आप जाके संत जी को कह दो कि इसकी जुडिशियल इंक्वायरी कराए। अगर वो जुडिशियल इंक्वायरी हो जाता तो वो भी शायद सिखों के ऊपर ब्लेम ना आता। तो मैं समझता हूँ कि सिखों को टारगेट किया गया, बदनाम करने का ये रास्ता है, और ये बदनाम करने से, और आप बैन करें या ना करें, वो चलती रहती तो कौन पूछ रहा था। कुछ दुनिया के सामने सच आ, अब भी तो हम सच की बात कर रहे हैं, अब कोई लोगों के बीच में ये तो है नहीं कि सच की बात नहीं लोग करें। तो मैं समझता हूँ ये बैन करना भी गलत था, और बैन करने से लोगों में लोग ज्यादा प्रचार किया आपने, अगर बैन ना होते तो शायद इतना प्रचार ना हो पाता। मेरा सर बस एक आखिरी चलते चलते सवाल की ये जो राम मंदिर में हो रहा है, इसको किस नजर से आप देख रहे हैं, इसके कैसे समझ रहे हैं आप? मैं समझता हूँ हैदर, मैं हैरान होता हूँ जब मैंने ये कहा कि मुगल सल्तनत में किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई। ये मेरा कहना है, अगर किसी को इतराज है तो मुझे बता देंगे कौन सी मस्जिद ने तोड़ी। एक बात, आपने मस्जिद का 1949 में मस्जिद में मूर्तियां आपने रख दी, मुकदमे आपने उसके कर दिए। 1900 पहले अकाल तख्त के ऊपर किया 1984 में, 1992 में क्योंकि आप मुसलमानों को टारगेट करना चाहते थे, आपने 1992 में टारगेट कर दिया। तो ये आपको इशू मिल गया कि धर्म को आधार बनाकर इशू बना दिया। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये रास्ता ही गलत, ये रास्ता ही सोच गलत थी। मैं जब आपसे कहा है कि यहाँ कांग्रेस बीजेपी का सवाल नहीं है, राजनीतिक पार्टियों का सवाल नहीं है, यहाँ माइंड सेट का सवाल है कि राजीव गांधी के समय आपने बाबरी मस्जिद का दरवाजा खुला, तो राजीव गांधी तो सेकुलर आदमी था, राजीव गांधी कोई वो तो था नहीं, तो आप उस आदमी से आपने वो करवा दिया ताकि ब्लेम जो है कांग्रेस पर पड़े और कांग्रेस को फेस करना पड़ा। इंदिरा गांधी, अगर इंदिरा गांधी को सिखों ने मारा जो कहा जाता है, तो उसके पीछे का भी सच हो जाए, जो मैंने नरसिम्हा राव की बात की आपके सामने। तो मैं ये समझता हूं कि ये आधार जो है, ये जो सोच बनी है, ये सोच बहुत गलत बनी है। ये जो हालात बन गए हैं राम मंदिर के, मैंने कल ही बात कर रहा था, आप कहते हैं राम अंतर्यामी है, राम सारा कुछ है। अगर राम सब कुछ है तो राम को इस ढंग से क्यों पेश करना चाहते हैं कि उनका उसके ऊपर दिया, उसकी आस्था पर दिया धन सारा जो है वो लूट का हो जाए, या लोग खा के चले जाए या चले जाए। इसका मतलब राम नहीं देख रहा ना। तो इसका मतलब है कि आपने आस्था के साथ भी खिलवाड़ किया, जिन लोगों ने भी किया। आपने राम मंदिर को जिस ढंग से जजमेंट, कभी कभी किसी ने सोचा है कि सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई, पूर्व सीजीआई ये कहे कि मुझे रात में सपने में आया और मैंने अगले दिन आके कह दिया कि राम। तो मैं ये सोचा गवाही को जैसे जिस ढंग से कुलश्रेष्ठ ने पेश किया, तो जी उसके गए माननीय प्रधानमंत्री जी और उन्होंने कहा कि मैं सीजीआई का ऑफिस देखना चाहता हूं, और वहां जाके पर्ची पकड़ा दी और 4 दिन के बाद उन्होंने फैसला कर दिया। ये जो हालात है, जिस ढंग से आपने मंदिर का राम मंदिर बनाया, जिस ढंग से आपने सारे काम किए, मैं समझता हूं कि ये तो हिंदुओं को सोचना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं, किस टाइप का राम, कैसा राम आप पेश करना चाहते हैं। मैं ये समझता हूं कि गांधी का राम वो है जो निरंकार है, जो उसके ऊपर नहीं है। वो तो रमंती राम की बात, गुरु ग्रंथ साहब में राम रमंती राम की बात की है, जो सभागढ़ राम बोला, रामा बोला, राम बिना को बोले। आप किस राम की बात करना चाहते हैं, हमें ये तो बताओ। कौन सी मर्यादा आप पेश करना चाहते हैं, ये तो बता दो। मैं समझता हूं कि ये जो कन्फ्लिक्ट आया है, ये इनके अंदर का जो मैं ये कहता हूं कि मंदिर का संचालन कौन कर रहा है। आप बता दो, अगर हिंदुओं का मंदिर, करोड़ों हिंदुओं की आस्था का सवाल है, मैं पूछना चाहता हूँ कितने हिंदुओं की आस्था का सवाल है, उसके जो ट्रस्ट बनाया है उसमें कितने परसेंट ऑफ शोषित समाज कितना है उसमें अंदर, केवल ब्राह्मण है या राजपूत है या कोई वैश्य होगा, वैश्य और ब्राह्मण का संकलन आपने कर दिया। तो आप कहते हैं करोड़ों हिंदू, तो करोड़ों हिंदुओं का है तो मैं तो ओपनली कहता हूँ कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से एक की तर्ज पर एक एक्ट बना दो, ताकि सिखों का सिखों द्वारा सिखों के लिए हो जाए।
तो सिख ही इलेक्ट कर लें और वो ही संस्था चलाए, फिर आप कैसे लूट कर लेंगे, उसके बजट सामने रख दे। तो इसका मतलब है आपने कुछ लोगों ने मिलाकर एक ट्रस्ट बनाया और वो ट्रस्ट के अंदर जो हुआ ये सबके सामने है। जो मैं किसी चर्चा नहीं पढ़ना चाहता कि 2 करोड़ की लैंड को 18 करोड़ बना दिया, फिर 36 करोड़, ये सारे का सारा इसका मतलब आपकी राम के प्रति कोई आस्था नहीं थी, राम के प्रति तुम आपका कोई विश्वास नहीं था। राम केवल और केवल आपके लिए ये इस टाइप का आपके सामने राम रख दिया। और अगर ऐसा ही राम है तो फिर मैं सोचता हूं कि वो किस आस्था की बात कर रहे हैं। ये मेरा सवाल उन सभी से है जो राम मंदिर की बात करते हुए आज तक थकते नहीं थे कि ये आस्था का सवाल है। अगर आस्था का सवाल था फिर लूट कैसे मच गई? आस्था का सवाल है तो फिर ये सारा काम कैसे होगा? ये तो आप ही कर रहे हैं, हम तो कोई बात नहीं कर रहे, हमने तो कुछ नहीं बता रहे, ये तो आप ही बता रहे हैं कि वहां ये हुआ, एसआईटी बन गई, एसआईटी बनी, कुछ हुआ है तभी एसआईटी बनी। आज एक नया योगी जी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक और बात कर, वो कहने लगे जी वक्फ बोर्ड में इतना कुछ हो रहा है तो अगर हिंदुओं में, तो मैं पूछना चाहता हूं ये कौन सा रास्ता आप पकड़ रहे हैं? आप अपने आप को साइड लाइन करने के लिए एक नया नैरेटिव करना चाह रहे हैं। वक्फ बोर्ड में भी तो आपके ही मेंबर, वहां भी तो यही हो रहा है कि भैया वक्फ बोर्ड, अगर हम ये कहते हैं, मैंने वक्फ बोर्ड में भी कहा था कि भैया वक्फ बोर्ड वालों को भी चाहिए, बजाय कि इस तरह की मेंबरशिप और इस तरह करें, तो वक्फ बोर्ड भी मुसलमानों का है, मुसलमानों के लिए मुसलमान उसको मैनेज करें। हम ये थोड़ी ना करें अगर मुसलमानों के नीचे कहीं है तो वो जाके इलेक्शन, ये श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एक्ट बना 1925 में, अंग्रेज हुकूमत, उसी टाइप का उसी तर्ज पर आप ही एक्ट बना दो ताकि मुसलमानों द्वारा मुसलमानों के लिए और मुसलमानों का बन के रह जाए, बने और लोग सारे लोगों के साथ आए। आप इस बात को मिलाकर एक नए किस्म का ऑरा क्रिएट करना चाहते हैं कि देखो जी वक्फ बोर्ड को तो लूट रहे हैं, वो मुसलमान लूट रहे हैं, तो हम तो इसका मतलब है मैं तो ना तो उसको कह रहा हूँ लूट रहे, ना मैं इनको कह रहा हूँ तुम लूट रहे हो, तुम तो आप बता रहे हो कि हम लूट रहे हैं। कौन लूट रहे हैं ये आपने जायज करना, वो तो हमारा कोई इशू है देखो मेरा। हाँ, शुक्रिया सर, इस पर हम लोग एक बार अलग से भी चर्चा करेंगे। आपने वक्त दिया हमें और बहुत अच्छे से समझाया। मेरे ख्याल से अब लोगों को समझ में आएगा कि अगर सतलुज को बैन किया गया तो उसके पीछे का कारण क्या है। तो बहुत बहुत शुक्रिया द स्वतंत्र के साथ जुड़ने के लिए, और हम इसी तरह की चर्चाएं जारी रखेंगे। अपने दोस्त हैदराबाद नकवी को इजाजत दें, फिर होगी मुलाकात एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।